नमस्कार। स्ट्रेट टॉक विद सिंघवी, ये कार्यक्रम आप बहुत सराहते हैं। इस कार्यक्रम को आप खूब देखते हैं और इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस शो में आप देश के वरिष्ठतम वकील, राज्यसभा सांसद, एक नहीं बल्कि चौथी बार सांसद, फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, लेखक और विचारक अभिषेक मनु सिंघवी साहब के साथ समसामयिक मुद्दों पर आप उनकी विचार, उनकी टिप्पणियां आप सुनते हैं और उनके विचारों को हम आप तक पहुंचाते हैं। सिंघवी साहब आज फिर हमारे साथ हैं। 15 दिन में एक बार हम लोग फोर्टनाइटली मिलते हैं और पिछले बीते हुए 15 दिनों में जो बातें होती हैं, जो खबरें, जो घटनाक्रम है, बहुत तेजी से आप बदलते हुए उन घटनाक्रमों को देखते हैं। दोस्तों, उन्हीं घटनाओं पर उनके विचार आप सुनते हैं। चलिए स्वागत करते हैं हम अभिषेक मनु सिंघवी साहब का। सिंघवी साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और देखिए, इतनी सारी घटनाएं हो जाती हैं और अभी तो बहुत तेजी से पिछले 15 दिनों में आप भी बाहर थे, लौट के आए हैं, लेकिन अब देखिए कितनी सारी चीजें। हिंदुस्तान से ही शुरुआत करते हैं, फिर विदेश भी चलेंगे सिंघवी साहब। और सबसे पहले इंडिया में एक बार फिर संविधान का मुद्दा जो है वो गरमा गया है और इस बार बीजेपी नहीं बल्कि आरएसएस की तरफ से संविधान की प्रस्तावना में कुछ फेरबदल करने की बात आई। आरएसएस के संघ कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने ये बात कही कि संविधान में जो दो मुख्य बातें हैं, जिसमें एक बात समाजवाद शब्द और दूसरा शब्द जो है वो है धर्मनिरपेक्षता, इन दोनों को हटाने के बारे में एक बार फिर विचार करना चाहिए, ये बात उन्होंने कही। लेकिन इसके बाद फिर उन्हीं की बातों को दो और नेताओं ने और केंद्रीय मंत्रियों ने, बीजेपी के, उन्होंने इसे आगे बढ़ाया। एक शिवराज सिंह चौहान और दूसरे जितेंद्र सिंह ने। और इसके बाद फिर इन दोनों की बातों को और आरएसएस की बातों को आगे बढ़ाते हुए देश के उपराष्ट्रपति नजर आए, जगदीप धनखड़ साहब। अब एक बार फिर से यह मुद्दा गरमाया हुआ। इस पर सबसे पहले आपके विचार, आपकी टिप्पणी सुनना चाहता हूं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, उस चुनाव से पहले यही मुद्दा था जिसमें बीजेपी ने खुल के कहा था कि हम आएंगे तो संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे, इसलिए 400 पार का नारा भी लगाया था, लेकिन वो हुआ नहीं। अब जबकि फिर से संविधान की बात आ रही है, इसको कैसे देखा जाए? अभी 400 पार भी नहीं है, लेकिन एक बार फिर बिहार का चुनाव है, उस पर भी आएंगे। चुनाव से पहले संविधान का मुद्दा कितना, इसके मायने बीजेपी के लिए और कितना मायने जो है इसका देश की जनता के लिए, आप जैसे राजनेताओं के लिए भी? धन्यवाद राजीव जी। देखिए, मैं सिर्फ असहमति नहीं हूं, बट मुझे दुख भी बहुत है, खेद भी बहुत है कि वरिष्ठ नेता किसी भी पार्टी के हों, विचारक, चिंतक, और जो सबसे ज़्यादा दुख है वो संवैधानिक पदासीन व्यक्तियों के विषय में, जो ऐसी बात कह सकते हैं और दोहरा सकते हैं। मैं आपको बिंदुओं के स्टाइल से ही बताना चाहता हूं कि ये कानूनी रूप से गलत है, ये एक राजनीतिक भाषा और शैली है, ये तर्क विहीन है, गलत है, बिल्कुल आवश्यक नहीं है और एक और उल जलूल में हमको फंसाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो पहला बिंदु ये है कि ये आपको किसने बताया कि प्राक्कथन संशोधित नहीं हो सकता कभी? एक मूल आधार इन सब वक्तव्यों का है, मैं नाम नहीं लूंगा, आपने पढ़ा है, आपके सभी श्रोताओं ने, देखने वालों ने पढ़ा है। एक तर्क दिया गया है कि प्राक्कथन को बदल नहीं सकते। क्या लिखा है, किसने बताया आपको ये? कृपया मुझे कोई कानूनी सिद्धांत बता दें जिसके अंतर्गत प्राक्कथन को कभी संशोधित नहीं किया जा सकता। नंबर 2, वो चीज संशोधित नहीं हो सकती जो मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है। प्राक्कथन का हर शब्द किसी ने नहीं होल्ड किया है, किसी कोर्ट कचहरी ने, कि पूरा का पूरा प्राक्कथन मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है। तीसरा बड़ा रोचक, जो शायद आपके सामने भी तक नहीं आ रहा है जी, कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे प्राक्कथन में नहीं है ही नहीं। रिवर्स उनको मूल धारा, मूल ढांचे का हिस्सा माना गया है। क्या उदाहरण है?
उदाहरण है आपके सामने फेडरलिज्म। वो शब्द तो है नहीं हमारे प्राकथन में, बल्कि फेडरलिज्म एक बड़ा विचित्र शब्द है, जैसा मैंने कहा है कई बार। पूरे संविधान, विश्व के एक बहुत बड़े संविधान में कहीं भी ये शब्द नहीं है, लेकिन उसको फिर भी मूल ढांचा माना गया है। तो जो चीज नहीं है उसको मूल ढांचा मान सकते हैं, जो चीज है उसके कुछ से मान सकते हैं आप। लेकिन यहां जो कहा जा रहा है वो शब्दों की बात नहीं हो रही है। जो तर्क आ रहा है कि आप प्राकृतन को छू नहीं सकते, कोई अच्छी बात डालने के लिए उसका संशोधन नहीं कर सकते। ये कहां का कानून है, कहां का तर्क है? 3 बिंदु हो गए, चौथा बिंदु एक और विपरीतार्थक, बड़ी अजीब सी विरोधाभास देखिए। धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म इस्तेमाल करूंगा मैं शब्द पहले, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता में डिबेट चल रहा है जी। तो सेकुलरिज्म शब्द विपरीत रूप से डालने के बाद मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग माना गया है। बोम्माई में सेकुलरिज्म शब्द को मूल ढांचे का अभिन्न अंग माना गया है। कृपया बताएं मुझे ये सभी लोग कि जो चीज मूल ढांचे का अंग मान लिया गया है वो कैसे अमेंड होगा? डिलीट करोगे उसको आप, राजीव रंजन डिलीट करता है कुछ चीज तो संशोधन होता है ना। अगर वो चीज जो राजीव रंजन डिलीट करना चाहता है वो मूल ढांचे का अभिन्न अंग है तो कैसे करेंगे राजीव रंजन? राजीव रंजन के पास अगर 80% भी बहुमत है तो भी कैसे करेंगे वो? आप समझ रहे हैं कितना ये विचित्र आर्गुमेंट है। ये बोम्माई का निर्णय 1993 के आसपास आया था या 94 में, और प्राकथन का संशोधन इंदिरा गांधी जी ने 20 साल पहले किया था। ये हुआ बिंदु नंबर 4। बिंदु नंबर 5, जब ये 42वां संशोधन आया तो इसको डालने का समर्थन किया सभी विपक्ष धाराओं ने, किसी ने विरोध नहीं किया, इंसर्शन पे विरोध नहीं किया। 42वें अमेंडमेंट में बहुत सारी गलतियां हुई हो या 40वें में हुई हो या पहले अमेंडमेंट में हुई हो या इमरजेंसी, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। ये संशोधन के द्वारा जो इंदिरा गांधी लाई उसका विरोध नहीं हुआ। नंबर 5, ये एक विचित्र विडंबना नहीं लगती आपको? इसको सुप्रीम आयरनी कह सकते हैं आप भारतवर्ष की। और मैं बड़ा स्पष्ट आपके सामने कहना चाहता हूं, जो 15 साल, 10 साल, 12 साल में कभी पहले के 70 साल में भारत में नहीं देखा गया आघात, कमजोर करना सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को, उसके साथ साथ कई और कॉन्सेप्ट को कमजोर करना, हमारे संवैधानिक पिलर्स को, स्तंभों को कमजोर करना, जब वो चल रहा है आपका एक पूरा आघात सेकुलरिज्म पे, फेडरलिज्म पे, एक सबको साथ लेने की प्रक्रिया पे, राजनीतिक प्रतिशोध पे, भय की राजनीति पे, तब आप कह रहे हैं उस समय कि सेकुलरिज्म वर्ड को हटा दें। अरे भाई, अगर ये शब्द नहीं होता तो ये समय है उसको डालने का। और ये जो शब्द है, जो एक स्तंभ खड़ा है जिसको उच्चतम न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर माना, उसको आप हटाने की बात कर रहे हैं, परोक्ष और सीधे रूप से इतने सारे आक्रमण करके उसके ऊपर आघात करके। तो ये एक विचित्रता जो है, मैं समझ नहीं पाता किस प्रकार की चीज। और ये मैं समझ सकता हूँ कि जो अज्ञानी हैं या जिनको संज्ञान नहीं है वो कहें, लेकिन ऐसे वरिष्ठ नेता जिन्होंने पूरे अपने समय बिताया है या तो कानून में या राजनीति में, वो ऐसी बात कहें। इसलिए अब छठा बिंदु आता है। यही चीज की गई थी जब पहले एक पूरा प्रपोजल गया कि कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी, बड़े एक स्पष्टवादी और अच्छे व्यक्ति उसके अध्यक्ष थे, लेकिन वो प्रक्रिया क्या थी, ये बाकी की बात है, उस प्रक्रिया का कुछ हुआ नहीं। लेकिन पूरे संविधान को बदलने की कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी बनाई गई थी 99-2000 में। तो हमेशा जब आप आते हैं पावर में, तो आपका खेल ये है कि क्योंकि जो संविधान बना था तो आपने उसका कितना विरोध किया था 50 में, आरएसएस ने किया था जी। उसको भारत की अस्मिता के अनुकूल नहीं माना था। तो इसलिए जब भी आपके अंदर पावर आता है, सत्ता आती, तो आप यही शगुफे चलाते हैं। नंबर 8 या 7, क्या ये इस वक्त हमारी प्राथमिकता है हमारे देश की? एक संविधान है,
आप देश चलाइए, देश के कितनी सारी चीज़ों में आज आवश्यकता है आपके सुशासन की, सिर्फ शब्दों वाले सुशासन की नहीं, वास्तविक सुशासन की। सबसे बड़ा उसमें बेरोजगारी है, जो आपसी एक वैमनस्य और आपसी एक अविश्वास है, उसको ठीक करने की बात है जी। वहाँ ध्यान दें। एक नया, एक आपके पास इतनी ज़्यादा समय है, इतना ज़्यादा रिसोर्सेज है कि हर दिन आप एक नए नए शगुफे को करें, उसमें एक अस्थिरता लाएं। जी। तो ये अस्थिरता लाने के तरीके हैं। तो मैं इसलिए आपको मैंने 6-7 बड़े प्रमुख कारण दिए, उसके और भी कारण हो सकते हैं जो आपको दिखाते हैं कि ये तो एक निश्चित की बात है। और आखिरी, कम से कम जो संविधान के पदासीन व्यक्ति हैं उन लोगों को राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुझे दुख इसलिए हुआ कि वो कानून जानते हैं, सिर्फ किसी एक सत्तारूढ़ पार्टी या सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थक या बाहर की किसी एक सो कॉल्ड सांस्कृतिक पार्टी के कहने पे संवैधानिक पदासीन लोगों को ये मत नहीं रखना चाहिए, ये मत कहना नहीं चाहिए। ये है संपूर्ण एक आपको पूरा चित्र इस जी विषय। जी। लेकिन सिंघवी साहब, इसके दूसरे पहलू को जो आप बाद में कह रहे हैं, जो सत्तासीन हैं या राजनीतिक लोग हैं, और जब ये मामला आता है, संविधान के मामले को हम लोग देख चुके हैं 2024 के चुनाव से पहले, और 24 के चुनाव के बाद भी हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी संविधान के आगे सिर झुकाते हुए नजर आए, सिर पे लगाते हुए संविधान को नजर आए, संविधान को बांटते हुए बीजेपी के लोग भी नजर आए। जब नई संसद बनी, संसद भवन नया बना, तब उस समय भी हम लोगों ने देखा। इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? क्या इससे सियासी फायदा या नफा कह लें वो होता हुआ सत्तारूढ़ दल को दिखाई देता है? आखिर इस वक्त इस मसले को फिर से लेकर आना, इसके क्या सियासी मायने, लीगल पहलू और इसके जितने भी? जी। क्या कानूनी प्रश्न राजनीतिक प्रश्न पूछता है, मैं राजनीतिक आपको उत्तर देता हूं। जी। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है, देश को हमेशा एक चरण में रखो, एक उथल पुथल में रखो। एक तरफ ऐसे नीतियों, ऐसे शब्दों के द्वारा थोड़ा भय और अविश्वास फैला। आप जानते हैं कि कई ऐसे अल्पमत हैं, अल्पसंख्यक हैं जो इससे भय कब महसूस करेंगे, अरे भाई सेकुलरिज्म जैसा एक तत्व हटा रहे, हमारा क्या होगा। ये संदेश भेजना मेरे को आपको, ये उद्देश्य एक बड़ा प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा, ये चूंकि एक संस्था का, जो भारत नहीं चलाती है लेकिन जिसकी एक समर्थक पार्टी, जो उसका राजनीतिक वेश है, वो चलाती है पार्टी, एक पुरानी मांग है कि हम पूरे संविधान को बदलें हमारे रंग में। संविधान एक ऐसी चीज है जो चिरात्मक है, जो हमेशा के लिए है। आपकी ये नीतियां पहले से मालूम है। जब ये हुआ था, संविधान बना था, तो एक वक्तव्य औपचारिक आपने जारी किया था उस संस्था ने नागपुर से कि ये अनुकूल नहीं है, ये स्वदेशी नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। और एक मैं आपको 8वां कारण बताना भूल गया। जी। देखिए, इसको डिबेट को एक तर्क जो रखा गया है, वो रखा गया है कि भाई सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, और भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं, सर्वधर्म समभाव वाला देश है। जी। मैं उस डिबेट पे नहीं पढ़ना चाहता, मान लीजिए, एक बार मान लीजिए। तो जो वर्ड सेकुलरिज्म है, उसमें अगर आप दोनों का समावेश करें, एक लार्जर व्यापक कॉन्सेप्ट लें, तो भी उसका संविधान के प्राकथन में होने में क्या गलती है? आपका मानना से ये मैं नहीं मान रहा हूं, मैं कह नहीं रहा हूं कि मैं मान रहा हूं, लेकिन मैं एक बार एज्यूम कर रहा हूं कि आपका कहना कि सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, मैं हिंदू में धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता हूं, आप मुसलमान हैं, आप धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकते, ये तर्क दिया जाता है। लेकिन सेकुलरिज्म के कई मायने होते हैं जनाब। उसका एक मायने ये भी होता है कि सभी धर्मों से बराबरी दूरी रखो, जहां तक सरकार का सवाल है, आपका नहीं, मेरा नहीं, सरकार का। दूसरा, कि सभी धर्मों को अपने अपने हिस्सों में, अपने अपनी परिधियों में, अपने अपनी बाउंड्रीज में पनपने दो, बढ़ने दो। वो हमारा अनुच्छेद 25 भी कहता है। और तीसरा है कि उनके बीच में आपसी वैमनस्य या उनके बीच में भेदभाव को मिनिमाइज करो, नहीं होने दो। तो अगर ये तीनों शब्दों का हम समावेश देखकर इसकी एक परिभाषा बनाएं, नहीं, एक सकारात्मक परिभाषा, एक सोच के साथ, सबको साथ लेने वाली साथ, तो उसमें क्या आपत्ति है? आप तो कह रहे शब्द को हटा दो, अरे शब्द में और मीनिंग डाल दो, शब्द को और व्यापक बना दो, ये मैं समझ सकता हूं।
लेकिन सबको हटाने की कहां से इतना तर्क बनता है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि शब्द को हटाने का, इसमें जोड़ना है तो जोड़ लें, और लेकिन हटाने का क्या मतलब है यहाँ पे, तर्क संगत ये नहीं दिखाई देता। लेकिन संविधान का मामला एक बार फिर सामने है, और एक तरफ आपकी पार्टी और खासकर राहुल गांधी संविधान सम्मान सम्मेलन करते हुए नजर आते हैं। कई जगह, ये बिहार में भी दो ऐसे सम्मेलन हो चुके हैं, और अभी जबकि बिहार में अगले 2-3 महीनों में चुनाव की घोषणा होगी, सितंबर एंड तक चुनाव की घोषणा हो जाएगी सिंघवी साहब, जहां तक अगर अक्टूबर और नवंबर में चुनाव करवाना है तो। और वैसे में ये जुलाई का महीना अब शुरू होने वाला है, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का समय, और उससे पहले अभी वोटर लिस्ट में वेरिफिकेशन का मामला चल रहा है, इंटेंसिव वेरिफिकेशन चल रहा है, स्पेशल कोर्स, और उसमें जो बातें आई हैं वो बड़ा मज़ेदार हैं, और लेकिन चौंकाने वाली, डराने वाली हैं वहाँ के लोगों के हिसाब से अगर देखा जाए तो। क्योंकि वहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि अगर 1987 से पहले के आप हैं तो आपको, अगर 1 जुलाई 1987 से पहले के आप जन्मे हैं भारत में, तो आपको एक फॉर्म भरना होगा, और BLO आएगा, आपको फॉर्म भरना होगा। उसमें आपको अपनी पहचान और अपने जन्म की तारीख या जन्म स्थान बताने वाला एक दस्तावेज भी देना होगा। और उसके अलावा दूसरा जो है वो 1 जुलाई 1987 से 1987 से 2 दिसंबर 2004 तक के बीच जो जन्मे हुए लोग हैं, उनकी जन्म की तारीख, जन्म का स्थान, इसका प्रमाण देना होगा। इसके साथ अपने माता पिता में से किसी एक का प्रमाण देना होगा। ये 2 हो गया। तीसरा नंबर यह है कि 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे हुए जो लोग हैं, उनको अपना प्रमाण पत्र, अपना जन्म प्रमाण देना होगा, अपने माता और पिता दोनों का देना होगा। अब कल से इसकी शुरुआत हुई है। कल मेरी बात हो रही थी वहां कुछ लोगों से, और जिनके घर ऑलरेडी पहुंच चुका है, ये BLO ने फॉर्म दे दिया है, और उन लोगों को 3 दिन 4 दिन का समय दिया गया है। कुछ के लोग बाहर हैं, कहीं और हैं, और इसमें एक रिपोर्ट आई है कि 37% लोग इसके लपेटे में आएंगे। 8 करोड़ मतदाता हैं सिंघवी साहब बिहार में, और 13 करोड़ पॉपुलेशन है, 8 करोड़ मतदाता, उसके 37% अगर ऐसे ही हैं, तो ये इस वक्त जरा कानूनी तौर पे भी मैं समझना चाहता हूं आपके जरिए, इस वक्त ये कराना, हालांकि चुनाव आयोग कह रहा है संविधान के आर्टिकल, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, आपको शायद ध्यान हो, उस आर्टिकल का हवाला देते हुए कि ये हम कर सकते हैं, कभी भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। राजीव जी, इसका नाम रखा गया है सर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सर जी, तो कहीं ये, मैं थोड़ा शुरू में मजाकिया रूप से कह रहा हूँ कि मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि ये किसी भी सर को संतुष्ट या किसी भी सर को खुश करने के लिए ये प्रक्रिया नहीं हो रही। कौन वो सर हैं हम शायद सब जानते हैं, लेकिन चलिए मानिए कि नहीं है, एक मिनट मान लेते हैं। तो दूसरा बिंदु उठता है, एक बार अब इससे दूर उठ के सोचिए कि क्यों ये दिसंबर में इस चुनाव के बाद तुरंत क्यों नहीं शुरू किया जा सकता। ये पिछली बार कब हुआ था? 2003 में हुआ था। 2003 के बाद कितने चुनाव हुए? मैं सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूँ, देश छोड़ी, देश में सारे चुनाव हुए। बिहार में लगभग मैं समझता हूँ कि 4 चुनाव हो गए होंगे आराम से। ना 4 चुनाव तक आपने कभी ये आवश्यक नहीं समझा, आपके अधिकार क्षेत्र ये करने के लिए कोई उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा है, या आप जो अनुच्छेद की बात कर रहे हैं उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। अगर आपको करना होता है ऐसी चीज, तो हमेशा कॉमन सेंस बताता है कि चुनाव के खत्म होते ही 5 साल बचे आपके पास। आप समझते हैं, अगर दिसंबर में करते हैं तो 5 साल बचते हैं आपके पास, त्रुटियां, रिप्रेजेंटेशन, चेकिंग सब करने के लिए। ये भी आपको करना था तो पिछले साल शुरू कर देते। चुनाव की तारीख तो पता है आपको। ये दूसरा मुद्दा। तीसरा, जब आप इसको 3 महीने में करेंगे तो आप एक तरफ राजनीतिक पार्टियां कैंपेन कर रही हैं, एक तरफ लोग हकबकाए हुए हैं, तीसरी तरफ सितंबर 30 की आपने डेडलाइन तिथि दे दी है। जल्दबाजी के आधार पर, डेडलाइन के आधार पर, प्रकाशन के आधार पर आपके पास एक्चुअली नवंबर नहीं है, 3 महीने हैं सिर्फ।
तो आप इसको जो कर रहे हैं, इसकी टाइमिंग बहुत 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 बड़ा प्रश्न उठाती है। अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। नंबर 4, मैं कहता हूं कि हमारे जो इसमें जो प्रावधान है कि अगर एक तिथि के आप पहले हैं तो सिर्फ एक तिथि के आप बाद में हैं तो आप अपना नहीं, मेरे अपने पिताजी का भी सर्टिफिकेट वगैरह कुछ दें। आप जानते हैं कहीं हमारे अच्छे जो अर्बनाइज उधर हैं, क्या कहते हैं, शहरों में, दिल्ली जैसे, हमारे पास तो कोई ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट है नहीं। वो गांव वाला कहाँ से लाएगा? और प्रूफ दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी तो मैं सिर्फ आपको फ्रॉड की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ अगर जेन्युइन भी है तो उसका आना, उसका ढूंढना, उसकी प्राथमिकता, उस प्रक्रिया में कई जेन्युइन लोग हट जाएंगे सिर्फ इसलिए कि अभिषेक सिंघवी या राजीव रंजन के पास वो दस्तावेज नहीं थे, लेकिन वो हमेशा से आ रहे हैं लिस्ट में। इतने कम समय में वो ले भी नहीं पाएंगे, ला भी नहीं पाएंगे। दिल्ली के कई हाउस होल्ड को आप पूछिए, वो आपको नहीं दे सकते ऐसे कागजात, नहीं दे सकते। यहाँ की ज़्यादा सामर्थ्य है, ज़्यादा समृद्धि है, ज़्यादा यहाँ पर तौर तरीके हैं। अब इसमें आइए, अगर इसका थोड़ा भी दुरुपयोग हो जाता है किसी रूप से, ये तो ह्यूमन एक्सरसाइज है, ये कोई मशीन तो कर नहीं रही है जी। आप जाके लगभग 5 करोड़ लोगों के बीच में अगर 1 करोड़ भी डिलीट हो गए, अब उसमें तो ये कह सकते हैं आपकी बिल्कुल पता नहीं वो जो 1 करोड़ डिलीट हुए वो राजीव रंजन के वोट थे या सिंघवी के वोट थे, लेकिन क्या उसका संतोषजनक उत्तर होगा? वो संभावना तो है कि वो सिंघवी के वोट थे, संभावना वो भी है कि आपके वोट थे। ये एक्सरसाइज 3 महीने में करने की इतनी बड़ी शंका पैदा करने की आवश्यकता क्या थी? मैं आपको बता सकता हूं कि कई लाखों डिलीट तो होंगे ही होंगे, इसलिए नहीं कि वो जेन्युइन नहीं है, इसलिए कि उनके पास दस्तावेज ही नहीं होंगे इतने कम समय में, क्योंकि समय सीमा बहुत कम है। नंबर 5, ऐड वाली प्रक्रिया। जिन लोग जो चाहते हैं, अब आपने मंतव्य बना लिया कि भाई हमारा एक ग्रुप है 1000 लोगों का, उसमें राजीव रंजन भी और सिंघवी भी शामिल है, ये 1000 लोग ऑर्गेनाइज करके भाई हमको यहाँ अपना स्थापित करना है, सब कागजों की फाइल सब तैयार होंगे। वो 1000 लोग, ऐसे कई हजार होंगे जो इससे आश्चर्यचकित नहीं हुए हैं, झिझके नहीं हैं, अपने कागजात और दस्तावेज का तैयार हैं, वो एडिशंस होंगे। तो दोनों तरफ से मुक्का लगेगा, डिलीशन में भी और एडिशन में भी। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या वास्तविकता है या क्या फिगर अल्टीमेटली होगा, लेकिन इसकी आवश्यकता और टाइमिंग इस वक्त बिल्कुल गलत है। अरे भाई, अगर 25 साल से गलत चुनाव हो रहे हैं तो एक 26वें साल होने दो, उसके बाद इमीडिएटली आप शुरू कर दो दिसंबर में। इतने गलत तो नहीं हो सकते कि आपके 4 चुनाव गलत हुए हैं। नंबर 5 या 6, आपका ट्रैक रिकॉर्ड, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी मानसिकता, आपके जो एक पर्सनालिटी कह लीजिए वो है, उस पर पूरा विश्वास नहीं लोगों को। आपसे मतलब है ईसी। अभी जो महाराष्ट्र में हुआ है उसके बाद बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं। उस संदर्भ में लोग वो विश्वास और वो आस्था नहीं रखते हैं चुनाव आयोग में जो रखते थे पहले। तो इसलिए उसको भी आपको पहले बनाना है, दर बाय दर, ड्रॉप बाय ड्रॉप बनाना है, और फिर करिए इस बात को। तो इन सबका अगर आप सामूहिक एक दुष्प्रभाव देखें तो मैं समझता हूँ ये, और सबसे बड़ा देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर का सबसे अभिन्न हिस्सा होता है, अभिन्न अंग होता है एक लेवल प्लेइंग फील्ड। और लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है कि आप चुनाव बराबरी के क्षेत्र में करें, क्योंकि इससे डेमोक्रेसी होती है, इससे चुनाव से डेमोक्रेसी बेसिक स्ट्रक्चर का अभिन्न अंग है। सब कुछ पूरा हमारा देश उसी पे चलता है, संविधान उसी पे चलता है, डेमोक्रेसी नहीं तो है क्या। अगर इसमें आप इसका फिगर छोड़िए, आप 50 लाख का फर्क भी आ गया। हम तो अभी बात कर रहे हैं, देखिए 1/3 या 1/4 फर्क होने में कोई बड़ी बात नहीं है, करोड़ों में आएगा जी। लेकिन अगर इसमें 50 लाख का भी फर्क आ गया तो पूरा चुनाव का चेहरा बदल जाएगा जी। वो कैसी गणतांत्रिक प्रक्रिया हुई, वो कैसा गणतंत्र हुआ, और लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ हुआ, और मूल ढांचे का उल्लंघन हुआ। फिर वो और क्रेडिबिलिटी आपकी और कम हो जाएगी। जी, तो बिल्कुल सही। सोचना चाहिए।
जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आज भी आप कह जी, सकते हैं, सरकार और चुनाव आयोग आज भी कह सकती कि हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन आए हैं, प्रोटेस्ट आए हैं, प्रश्न आए हैं, हम आपके लिए फिर भी इसको घोषणा कर दें कि दिसंबर 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। ये आज भी कर सकती है, इसमें कोई ईगो की बात नहीं होनी चाहिए। ये चुनाव ही तो हो रहे हैं इन्हीं आंकड़ों पे, एक और होने दीजिए। सिंघवी साहब ये बताइए कि क्या इस मामले को सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? देखिए, थ्योरेटिकल रूप से उत्तर है हाँ, लेकिन हर चीज, मैंने पहले भी कहा आपके प्रोग्राम में, कानूनी चुनौती की योग्य नहीं होती। मेरा तो ये भी मानना है कि कोई ना कोई अभी जल्द ही इसके विषय में कोई ना कोई याचिका करेगा, और जो किसी रूप से किसी मुख्य धारा की पार्टी द्वारा अनुमति वाली याचिका नहीं होगी। और ऐसी याचिकाओं से आप करते हैं वो चीज जिसको मैंने बहुत पहले कई बार लेखों में कहा है, एक लेजिटिमेशन एक्सरसाइज। उसकी बाध्यता को आप बढ़ा देते हैं। आज चलते रास्ते राजीव रंजन ने ठोक दी PIL पटना हाई कोर्ट में। इसका तो कोई प्रतिबंध है नहीं कि राजीव रंजन करे या सिंघवी करे या कोई भी करे, जी, तो याचिका खारिज हो गई। उसमें क्या प्रश्न आपने उठाया, कितने सही रूप से बहस की, कितने व्यापक प्रश्न थे, आप उसमें अधिकार क्षेत्र ही उठा देते। मेरे हिसाब से पूरा अधिकार क्षेत्र है चुनाव आयोग का। इतनी बारीकी में कोर्ट जा नहीं सकता कि भाई उसकी क्या क्या ये चीजें हैं, निटी-ग्रिटी, नॉट अबाउट लीगैलिटी या अधिकार क्षेत्र की बात नहीं, लेकिन क्या क्या उसके डिटेल्स हैं। और खारिज हो गई, आपने अपने हाथ करके डांस शुरू करना कर दिया, नहीं खारिज हो गई, खारिज हो गई, इसको कोई तथ्य नहीं है। आपका सिंघवी का लेमेंट कर रहा है इसको। तो ये चीजें जो है, हर चीज कानूनी करनी भी नहीं चाहिए, ना कानून के योग्य है। कानून देखता है क्या चीज कानूनी रूप से सही है, वो उपयुक्तता नहीं देखता, और वो आगे की पोटेंशियल मिसचिफ और दुष्प्रभाव और डिस्टॉर्शन नहीं देखता। इस प्रक्रिया में आप क्या डिस्टॉर्शन करेंगे, कौन सा कोर्ट बताएगा आपको? बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसलिए ये मामला, चूंकि बिहार का चुनाव सामने है और उससे पहले ये, इससे एक अफरा तफरी का आलम है बिहार में, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ निराशा भी है कई ऐसे वर्ग में, और ख़ासकर कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के वोट को, और उसमें जो भी दलीलें पेश की जा रही हैं उसमें ये कि जो घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए खासकर हैं, या ऐसे लोग हैं जो आ चुके हैं हिंदुस्तान में और वोटर ID बना चुके हैं, उनके लिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन किन के लिए किया जा रहा है ये तो बाद में पता चलेगा। 37% कम नहीं होता जो बिल्कुल इस दायरे में आते हैं। 8 करोड़ का 37% लगभग 3 करोड़ मतदाता ऐसे होते हैं, यानी 8 करोड़ की जगह 5 करोड़ लगभग मतदाता रह जाएंगे। लेकिन देखते हैं फाइनल लिस्ट आने के बाद क्या कुछ होगा। और एक चीज और होती है इसमें कि हम जानते हैं कि कुछ कम्युनिटीज, कुछ समाज, कुछ धर्म, कुछ कुनबे, कुछ गांव कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं हमेशा हर देश में, हर प्रदेश में होता है। तो कुछ इलाके होते हैं जहां पर कुछ एक प्रकार के लोग रहते हैं। वहां पर अगर थोड़ा भी सेंसस इन्यूमरेशन में गलती आप ले आए जानबूझकर या ऐसे ही अनायास भी, तो वो पूरा का पूरा एक वोटिंग ब्लॉक, एक वोटिंग की सोच, एक तौर तरीका पूरा पूरा एक्सक्लूड हो सकता है, और उससे चुनाव का बहुत तीखा दुष्प्रभाव पड़ सकता है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। लेकिन जब चुनाव आयोग और इस चुनाव की बात हम कर रहे हैं, वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं, एक खबर पिछले दिनों और आई है, और वो है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि अब हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग, उसको 45 डेज ही रखेंगे। इस पर आपकी एक छोटी सी टिप्पणी चाहता हूं। इसके क्या मायने हैं चुनाव आयोग की तरफ से, अगर इसको देखा जाए? कई और उन्होंने बदली हैं चीजें, और बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। भैया ये क्या चीज़ है, एक आप इसको समझिए कि इसमें मूल बात क्या है। ये चीज़ें क्या हैं? रखना ज़्यादा, कागज़ को प्रिजर्व करना, हर जो वो वोटर स्लिप निकलती है उसको X डेज नहीं Y डेज, X + Y + Z डेज लंबा रखना, ये क्या चीज़ें हैं? ये है फॉर्म, ये है लॉजिस्टिक्स, ये तत्व नहीं है। ये तत्व को समर्थित करने के प्रोसीजरल फॉर्म्स और लॉजिस्टिक इश्यूज हैं। अगर लॉजिस्टिक के लिए आपकी सब्सटेंस को ज़्यादा एक आस्था, विश्वास और एक क्रेडिबिलिटी मिलती है, तो क्या आवश्यकता है कि आप एक लॉजिस्टिक्स पे झगड़ें? ठीक है, मैं मानता हूं कि व्यर्थ होता है, वेस्ट होता है टाइम,
45 से 60 दिन रख लीजिए, क्या फर्क क्या पड़ेगा बताइए? आपके वेयर हाउस से चार्जेस लगेंगे, लेकिन जब आस्था बढ़ेगी प्रोसेस में तो रखना चाहिए ना। और संशोधन किए हैं कि हम देंगे वोटर लिस्ट इंडिविजुअली, हम प्रकाशित नहीं करेंगे पूरा। आप जानते हैं कि मैं सब आपकी इलाके के वोटर पे जाके मैच नहीं कर सकता हूँ। पूरा वेबसाइट पे क्यों नहीं रखोगे आप? वेबसाइट पे रखोगे तो आसान रहेगा। तो ये सब चीजें तो लॉजिस्टिकल हैं आपकी आस्था विश्वास प्रक्रिया में बढ़ाने के लिए। अगर व्यर्थ भी मान लूं मैं तो भी करना चाहिए आप। एक बात बताइए सिंघवी साहब, जो महाराष्ट्र की जो और हरियाणा के जो वोटर लिस्ट मांगे जा रहे हैं, राहुल गांधी जी ने भी आर्टिकल लिखे और उसमें भी जिक्र आया, पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी एक्सेल शीट में मांग रहे हैं जो पीडीएफ में दिया जा रहा है। ये चुनाव आयोग चाहे तो 2 मिनट में दे दे, दिक्कत क्या है यहाँ पर, क्या परेशानी है? जिद, ईगो। हम गलत नहीं होते हैं, कभी गलत नहीं होते हैं। अगर हम मान लें आपकी बात को तो हम गलत सिद्ध हो जाएंगे। हमने तो कहा कि भाई हमारी बात मान लो, आपकी कोई गलती नहीं मान रहे हम कह रहे हैं। राजीव जी, ये तो हम भी कर सकते हैं एक्सेल से पीडीएफ, लेकिन कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन करने में पागल हो जाएगा ये, क्योंकि पूरे प्रदेश के लिए करना होता है। ये पका पकाया बना बनाया आपके पास घर में पड़ा है इसी के। बिल्कुल। आप ये बताइए, सिवाय ईगो के, सिवाय पारदर्शिता के विरुद्ध कोई एक सिद्धांत बनाने के, सिवाय जिद के, सिवाय इसलिए कि मैं विपक्ष हूं, मैंने मांगा है, आप मांगते दे देता हूं, क्या क्या इसका औचित्य हो सकता है? पैसे लगेंगे, हमने कहा पैसे दे देंगे आपको, हमने कहा लिख के, मैंने उसको चिट्ठी में लिख के कहा है। उनकी पैसे की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है कि राजीव रंजन बैठ के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज का प्राइवेट बेसिस पे एक मेगा चार्ट बनाए, उसकी एक्सेल निकाले, उसकी पीडीएफ निकाले, लॉजिस्टिक एक्सरसाइज वो करे, उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाए, हायर करे लोगों को। उसमें विलंब होगा, उसमें वो गलतियां कर सकता है। और सबसे बड़ी बात जो आप भूल रहे हैं, मैंने कहानी अभी तक, अगर वो देते हैं तो हम उनकी आधार ऑफिशियल औपचारिक आधार के ऊपर काम करके अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं। अगर मैंने दी तो पहला टिप्पणी होगी चुनाव आयोग की, तो सिंघवी की रिपोर्ट है। ये डेटा तो उन्होंने पीडीएफ से एक्सेल से सिंघवी ने बनाया, हमने थोड़ी दिया था ये। तो इससे फिर विलंब होता है, इससे फिर अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही कम होती है। तो ये सब जिसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्ट करने के तौर तरीके हैं। और इसमें सच्चाई, जिसको अंग्रेजी में कहा था मिस द वुड फॉर द ट्रीज। फॉरेस्ट दिखता नहीं है आपको, पेड़ दिखता है। जब पेड़ दिखता नहीं है आपको तो कुछ पत्ते दिख जाते हैं। मूल बात जो है, जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड, आस्था, डेमोक्रेसी, बेसिक स्ट्रक्चर की, वो आप भूल जाते हो और घुमाते रहते हो इस लॉजिस्टिक। अब इससे बड़ा आसान है क्या? कोर्ट जाओ, कोर्ट कचहरी में टाइम लगता है, कोर्ट बोले ना बोले, हम नहीं देंगे आपको। लेकिन यहाँ पे सिंघवी साहब, ओवरऑल देखा जाए तो महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा चुनाव और इन सब के रिजल्ट आने के बाद मैं भी, हमारे भी जो दर्शक साथी हैं जो देखते हैं कार्यक्रम, वो भी लिखा करते हैं कि अब चुनाव पे भरोसा ही नहीं रहा। एक तरफ चुनाव आयोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है कि वोटर्स को निकाल के लाए, वोट देने वाले दिन उसके लिए कैंपेनिंग होती है, और लोगों का भरोसा ऐसे टूटता जाए। ऐसी आप लोग विपक्ष के नेता अगर ये ऐसी डिमांड कर रहे हैं, उनको तो बिल्कुल हाथों हाथ ऐसी चीज़ों को लेना चाहिए ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। महाराष्ट्र को लेकर इतना भरोसा टूटा है, लेकिन उसके बाद भी आप बिहार में ऐसा कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग के अंदर खाने कुछ तो बात चलती होगी ना। मैं जानता हूं कि आप आयोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम और आप एक बात पे डिस्कशन तो कर ही सकते हैं कि आखिर किस दिशा में लेके जा रहे हैं आप इस स्वायत्त संस्था को। एक जमाने में कुछ थोड़ी बहुत चलती थी, वो भी नहीं चलती है, क्योंकि आप चुनाव आयोग हैं, आप उसके नए मेंबर हैं। आपने देखा कि आपके पूर्वज को क्या हुआ। नए नए आप मुल्ला आए हैं उस इलाके में, आपने एक प्रश्न कर लिया, आपकी हालत क्या हुई। तो ये सब जो है ना, ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि सबसे ज्यादा तो ये चुनाव आयोग को खुशी होनी चाहिए कि भाई आपने प्रश्न एक उठाया, ये ले मैं फेंकता हूं तेरे सामने पीडीएफ, अब बोल लो क्या करना है। तुमने दूसरा प्रश्न उठाया, ये ले मैं फेंकता हूं आपके सामने वोटर लिस्ट। उनको तो बटन दबाना है, कागज का पैसा है सिर्फ, बिल्कुल फोटोकॉपी का पैसा है।
उसके बाद अब क्या बचा आपको कहने को, बताइए। आपने कहा था, मैं दे दिया आपको, बताइए से बताइए गलती को क्या हो सकती है। उससे जो बढ़ती है, जैसा आपने कहा कि जो इश्तिहार निकलते हैं, नो योर वोटर, नो योर कैंडिडेट, कम आउट एंड वोट, ये वो जितनी भी चीजें होती हैं, इतने ज्यादा कि मंच उससे कहीं ज्यादा एक्सक्यूज मी, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप आस्था, ये तो मूल आस्था की बात है, वो तो प्रोसीजरल आस्था की बात है इश्तिहारों वाली। मूल आस्था का, मूल विश्वास का तो ये मुद्दा है। तो इसमें तो बड़ी विचित्रता है। लेकिन मैं समझता हूं जो मुख्य संस्थाएं इस देश की, वहां इतना भय का, इतना एक झिझक बैठा दी गई है बिना कुछ किए। आपको मैंने कुछ करके 10 में से 1 के ऊपर कुछ करके 10 और बाकी 9 को मैंने एक संदेश भेज दिया है और वो आज काम आ रहा है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बड़ा डिबेट इंटरनल होता है। अप्रोच बड़ा सिंपल है। कौन मांग रहा है? विपक्ष मांग रहा है। ये तो सब गलत ही बोलते हैं, ये तो विपक्ष है। उल्टा विपक्ष ही तो कहेगा ही, और आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि आपकी इससे क्रेडिबिलिटी और आपका नाम बढ़ता है। आप एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्था हैं। जी, गंभीर विषय है और इस पर काफ़ी चर्चा हो भी रही है, होनी भी चाहिए चर्चा। बिहार की बात कर रहे थे कल, सिंघवी साहब, पटना में लाखों लोगों की भीड़ जुटी वक्फ बिल जो कानून बन चुका है उसके खिलाफ। पटना में एक बड़ी रैली हुई है, तमाम विपक्षी दलों के नेता वहां जुटे थे। कांग्रेस पार्टी से, आरजेडी से, जो बिहार के हैं खासकर, वो जुटे थे और कई अलग अलग राज्यों से भी वहां नेता आए थे। और खासकर जो सीमावर्ती राज्य हैं, ओडिशा है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, इन राज्यों के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो आए हुए थे। ज़रा एक छोटा सा कमेंट इस पे भी चाहूँगा क्योंकि अब सामने फिर से हो सकता है कि आने वाले सप्ताहों में, अगला सप्ताह रिजल्ट, इसका कुछ फैसला आए, और चूंकि उस केस को आप लड़ रहे हैं इसलिए भी वक्फ पे ये कितना एक गंभीर मुद्दा बन सकता है बिहार और उसके बाद के पश्चिम बंगाल के चुनाव, असम के चुनाव में वक्फ कानून फैसला जो भी आए। वक्फ कानून एक समुदाय को अफेक्ट करता है सबसे ज्यादा, बाकी समुदायों को भी करता है लेकिन कम हिस्से में। उन समुदायों की सबसे ज्यादा बहुमत जो नंबर है, बहुमत प्रदेश में नहीं लेकिन बहुमत नंबरों में, वो सबसे ज्यादा भारत में है पश्चिम बंगाल में, और दूसरे तीसरे चौथे स्टेज पे आता है बिहार, उत्तर प्रदेश के बाद। तो पहली बात जो आपने कहा कि निश्चित रूप से ये एक बहुत ज्यादा उत्तीर्ण रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसको न पार्टी ए, न पार्टी बी, न पार्टी सी, कोई भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये पहली बात है जो कि यही इसका टिप्पणी है, यही इसका फर्क, यही इसका प्रभाव शायद गोवा में नहीं पड़े, शायद आंध्रा में कम पड़े, शायद त्रिपुरा में कम पड़े, लेकिन सबसे ज्यादा है तो पश्चिम बंगाल और बिहार में है। नंबर 2, इसका एक राजनीतिक पहलू बड़ा रोचक है। जिस पार्टी के साथ बीजेपी गठबंधन में है बिहार में, मैं नहीं मानता कि वो इससे बिल्कुल भी संतुष्ट है, या कह सकती है पूरी तरह से संतुष्ट है, या कह सकती कि हम पुरजोर तरीके से प्रदेश सरकार की हैसियत से इसके हर मामले, इसके हर प्रावधान को लागू करेंगे, कार्यान्वित करेंगे। वो जो अंग्रेजी में कहावत है वो भी कर रहे हैं नीतीश जी, समझ में आती है, रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड। वो एक अलग बात है, वो एक आडम्बर है, वो एक दोगली आवाज है, दोगली भाषा है। लेकिन चुनाव में उसका अनकंडीशनल समर्थन करना बिल्कुल आसान नहीं है उस मुख्य धारा की, मुख्य गठबंधन वाली पार्टी उस प्रदेश की, जिसके चीफ मिनिस्टर वहां के, जिसके मेंबर अध्यक्ष वहां के चीफ मिनिस्टर थे। नंबर 3, जब ये कानून पूरी, अब देखिए उच्चतम न्यायालय क्या कहता है, एक प्रावधान को कम करता है या 5 को या 3 को, या क्या उसमें निवास करता है, इसके बारे में टिप्पणी करूँगा। आपके साथ प्रोग्राम मैंने डिस्कस भी किया है जी। हम आशा और विश्वास करते हैं कि कई सारी हमारी दलीलें सफल होंगी, कुछ फेल होंगी, कुछ नहीं होंगी, तो देखने की बात है। लेकिन इसमें जो एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि वक्फ कानून ऐसा कानून है जो प्रदेश द्वारा भी कार्यान्वित उतना ही होता है जितना केंद्र के द्वारा होता है। प्रादेशिक संशोधन संभव है, प्रादेशिक संशोधन उस केंद्र वाले कानून पे हो सकते हैं, और मैं समझता हूं कि ये आप देखेंगे सबसे ज्यादा बिहार में कोई भी सरकार है,
अगर बीजेपी की सरकार आती, जो कि असंभव लगता है मुझे, तो भी वहाँ पर संशोधन गठबंधन के पार्टी द्वारा होंगे। लेकिन निश्चित रूप से बहुत सारे इसके जो घिनौने फैसले तर्क हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ शामिल आरजेडी की सरकार बदलेगी, बंद करेगी, निरस्त करेगी, कार्यान्वित नहीं होने देगी। जी जी बिल्कुल, वक्त पे और बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आने वाले सप्ताह में अगर इस पर फैसला आता है तो इस पे आपसे इस पर और खुले तौर पे हम बात करेंगे, क्योंकि फैसला अभी नहीं आया है, फैसला बंद है। और जब खुलेगा, और चूंकि उस केस को आप खुद लड़ रहे हैं, तो इसलिए भी आपसे बेहतर कौन बताएगा, तो उसका थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, हमारे दर्शक भी इंतज़ार करेंगे कि फ़ैसला जो आता है उस पर आपकी टिप्पणी बहुत वाजिब होगी उस समय। लेकिन अब थोड़ा यहाँ से बाहर निकलते हैं, हिंदुस्तान से बाहर विदेश चलते हैं सिंघवी साहब। और ईरान और इजराइल पिछले महीने भर से हम लोगों ने एक कॉन्फ्लिक्ट देखा, 12 दिनों का कॉन्फ्लिक्ट दोनों देशों के बीच चला। और उसके बाद अमेरिका की एंट्री होती है, और अमेरिका 3 ठिकानों पे, परमाणु ठिकानों पे, ईरान के परमाणु ठिकानों पे बम्बार्डिंग करता है। उसके बाद ट्रंप साहब, ये सबको पता है, ट्रंप साहब फिर सीज फायर की घोषणा करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे अपने यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। लेकिन यहाँ ईरान, इजराइल और अमेरिका की बात की जाए, ईरान के इस पूरे ईरान इजराइल वाले कॉन्फ्लिक्ट में ईरान काफ़ी उभर कर आया है, ये चर्चा काफ़ी हुई है। मैं आपका नज़रिया समझना चाहता हूं इस कॉन्फ्लिक्ट में, ईरान को लेकर, इजराइल और अमेरिका को लेकर, और ख़ासकर ईरान के साथ जो चूंकि भारत का एक पारंपरिक संबंध रहा है, उसका कितना असर यहाँ भारत पे पड़ सकता है इस पर। राजीव जी, मेरे को बहुत दुख है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। किस चीज़ की? इजराइल और अमेरिका की, बिना किसी कैविएट के, बिना किसी इफ एंड बट के। ये बहुत दुर्भाग्य है कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून के हर सिद्धांत का उल्लंघन करके किसी के घर में घुसकर किसी रूप से किसी को कभी भी अटैक कर सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये इजराइल तब कर रहा है जब इतने दर्दनाक और दयनीय आप चित्र देख रहे हैं गाजा से, कि बच्चे और माएँ और लोग भीख मांग रहे हैं, दूध की भीख मांग रहे हैं सर्वाइवल के लिए। ये पूरी तरह से इजराइल ने किया है, और उसके बाद अचानक वो एक और देश पे अटैक कर देता है। नंबर 3, मैं बराबरी गलत मानता हूँ अमेरिका को। अमेरिका के बिना इजराइल कुछ नहीं कर सकता। इजराइल अपने आप को कितना भी शक्तिशाली माने, इनमें से कुछ भी चीज़, गाजा को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, लेकिन विशेष रूप से ईरान के विषय में जो आपने बोला, ये माननीय ट्रंप साहब, उनकी सरकार के बिना ये संभव ही नहीं था। नंबर 4, आज अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूनाइटेड नेशंस, मैं समझता हूँ नाम वास्ते भी विश्व भर में एग्जिस्ट नहीं करते। जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसकी लाठी उसका कानून, जिसकी लाठी उसका यूएन। ये हो गई है हालत, दयनीय हालत। नंबर 5, आज बड़ा दर्दनाक है और मजाकिया भी है कि मैं आपके घर में आके आपके पूरे सब इलाके को मारपीट कर देता हूँ, तोड़फोड़ कर देता हूँ, फिर बाहर जाके 2-4 बार और आ जाता हूँ, अपने दोस्त इजराइल को भी कहता हूँ कि मारपीट कर दो, नष्ट कर दो, और उसके 1 हफ्ते बाद कहता हूँ कि अब मैंने देखिए शांति बहाल किया है, मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। मारने वाला मैं, चांटा मारने वाला मैं, पीड़ा उत्पन्न करने वाला मैं, क्रूरता करने वाला मैं, और मुझे मिलना चाहिए पीस प्राइज़। क्यों? क्योंकि जब बुरी तरह से 10-12 दिन मैंने पीट दिया आपको, उसके बाद मैंने इसको रोकथाम की, मैंने ही अपनी ही गलती को मैंने रोका, इसके प्राइज़ मुझे मिलना चाहिए। ये कोई मजाक हो गई है, ये इतनी दुखद एक स्थिति है कि नंबर 6, इस सब स्थिति में भी भारत, और मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ बड़े स्पष्ट रूप से, वो कभी भी, जो मैंने आपके पहले प्रोग्राम में कहा था, उन 19 देशों में नहीं होना चाहिए था जो 150 देशों में से 149 देशों में से 19 देश थे जिन्होंने एब्सटेन किया या समर्थन नहीं किया उस रेजोल्यूशन का, उनमें से भारत एक था। ये बहुत गलत बात है। सिद्धांत के इस रूप में हमें कोई भी खामियाजा भी नहीं उठाना पड़ता। अगर हमने बड़ा स्पष्ट कहा तो हमारी दोस्ती इजराइल से कोई हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन जहाँ गलत है वहाँ गलत कहना चाहिए। आज जब आप जाके समर्थन मांगते हैं अलग अलग राजधानियों से बार बार 1000 चीज़ों के लिए, सिर्फ पाकिस्तान विषय पे नहीं, पहलगाम विषय पे नहीं, 1000 चीज़ों पे, किस मुँह से मांगोगे आप?
149 देश कहते हैं एक्स, और 19 देश जिसमें कि एकदम ऐसे देश इनका कोई अस्तित्व नहीं है, उसमें भारत आता है। और दूसरा, आपके पास, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय कानून में कहीं ये लिखा है कि जब तक वो सेल्फ डिफेंस नहीं हो तब तक मैं आपको आके मारना शुरू कर दूं जी। लेकिन मूल मुद्दा ये है कि आज तक, और मैं दोहराना चाहता हूं कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD की 2 साल बाद हुई, और बाद में जाके मालूम पड़ा कि उनके पास एक भी WMD नहीं था। आज तक ईरान में किसी ने आपको प्रमाण नहीं दिया है न्यूक्लियर वेपन का, परोक्ष प्रमाण भी नहीं दिया है। तो आप किस आधार पे कह रहे हो कि हम मानते हैं, हम सोचते हैं, हम सोच रहे हैं, हम थिंक करते हैं, हम एंटिसिपेट करते हैं, हमारा एप्रीहेंशन है, हम डरे हुए हैं, हम शायद, और उस आधार पे आप उस कंट्री में घुस जाते हो अंदर। अरे भाई, ट्रंप साहब की अटॉर्नी जनरल, और ट्रंप साहब की अटॉर्नी जनरल नहीं है, ट्रंप साहब के पूरे इंटेलिजेंस एजेंसीज की अध्यक्ष जो महिला हैं, तुलसी गाबार्ड जी, वो एक एजेंसी की नहीं, जितनी भी एजेंसी की उनकी कोऑर्डिनेशन हेड है, सिर्फ सीधा राष्ट्रपति को रिपोर्ट करती है। वो स्पेशल पोजीशन होती है व्हाइट हाउस की। उन्होंने कहा है औपचारिक रूप से सेनेट कमेटी को, जैसे परजरी होती है अगर झूठ बोलूं मैं तो, कि हमारे पास कोई तत्व नहीं है, एविडेंस नहीं है ये दिखाने के लिए कि राजीव रंजन के पास न्यूक्लियर वेपन है, या न्यूक्लियर वेपन वो बना रहा है न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। आप ये कहें कि हमारी आशंका है कि राजीव रंजन भविष्य में शायद न्यूक्लियर वेपन बना रहा है नहीं, उस आशंका में आपके घर उसकी मारपीट करना शुरू कर दूंगा। इसका मतलब न कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून है, न कोई सिद्धांत है, जिसकी लाठी उसका कानून। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जब भारत का संदर्भ आता है, अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, तो SCO की बैठक हुई, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई, जिसमें राजनाथ सिंह जी गए थे, रक्षा मंत्री, और भारत पहलगाम के मसले को वहां नहीं ला पाए, रक्षा मंत्री उस पर साइन नहीं करते हैं। जो अभी आप चिंता व्यक्त कर रहे थे वही वहां पर प्रमाण, प्रूफ के रूप में वहां सामने है। इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि जबकि बलूचिस्तान का मामला लाने में पाकिस्तान कामयाब हो जाता है, लेकिन पहलगाम का मामला लाने में क्या हमारी विदेश नीति इतनी कमजोर हो गई है कि लोग हमारे ऊपर, ऐसे संगठन जिसमें हम ऑलरेडी मेंबर हैं, वो हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते? जहां मेंबर हैं वहीं नहीं, वहां इतने कम मेंबर हैं, उसमें दौरान भी हम अग्री नहीं कर सकते। वो भी वक्तव्य है, सिर्फ वक्तव्य जी, तो सिर्फ हम टेररिज्म को, आतंकवाद को भर्त्सना कर रहे हैं। क्या पहलगाम हुआ नहीं? उस शब्द में क्या रखा है? इस्तेमाल करने में कोई झूठ शब्द है या किसी का इमेजिनेशन है वो शब्द? और क्या वो टेररिस्ट अटैक नहीं था? पाकिस्तान कह सकता है हमने नहीं किया, उसमें वक्तव्य ये नहीं लिखा है कि पाकिस्तान का नाम लो, उसमें लिखा है कि पहलगाम का नाम लो। पहलगाम आतंकवादी एक इंसिडेंट है, कोई इसमें कोई संदेह हो सकता है? कोई भी नहीं कह सकता कि नहीं है। उसको आप एक 5-6 देश वाली संस्था में, कभी ब्रिक्स, कभी SCIO, कितने देश हैं SCIO? 5-7 भी नहीं होंगे मूल वाले, बाकी गेस्ट हैं, वहां नहीं ला सके आप ये नहीं कह रहे थे कि उसके जिम्मेवार कौन है, आप कहते टेररिस्ट अटैक लाइक पहलगाम। तो ये तो विफलता है, बिल्कुल असफलता है। आप हर चीज को बढ़ा चढ़ा के एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह बोलते हैं, हर चीज को एक अतिशयोक्ति से बोलते हैं, वो चल जाता है, वो ठीक है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। जी, एक आखिरी सवाल सिंघवी साहब, सवाल तो बहुत हैं लेकिन चूंकि समय अब ख़त्म हो रहा है, इसलिए आखिरी सवाल ये कि क्या हमारी जो पिछले दिनों, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे इधर ईरान इजराइल का मामला हो, विदेश नीति की बात मैं कर रहा हूं, इसका असर भारत के अंदर जो अभी चुनाव हैं, ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का ध्यान पूरा चुनाव पे रहता है, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं, चुनाव पे इसका असर पड़ेगा क्या, देखते हैं आप? अब देखिए, चुनाव एक होलिस्टिक होता है, एक व्यापक चीज होती है, उसमें आंशिक X% इसका फर्क पड़ा, Y% इसका, वो नहीं आप कर सकते क्वांटिफाई। लेकिन निश्चित रूप से ये एक बहुत मेजर इंसिडेंट है। जनता जनार्दन इसमें बिना सोचे, बिना संज्ञान लिए करे, मैं नहीं समझता हूँ ये सही होगा कहना, बिल्कुल संज्ञान होता है। उससे वोटिंग पैटर्न कितना बदलता है, ये तो एकदम एक आपने प्रश्न पूछा जो
एक प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। अभी तक कोई ऐसी सेफोलॉजिकल सर्वे नहीं हुआ है। और बहुत बार मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें एक्स पोस्ट फैक्टो निर्णित होती हैं। जीत गए तो बोला बहुत फर्क पड़ा, हार गए तो बोला एकदम फर्क नहीं पड़ा। तो ये चीज़ें ऐसे उत्तर नहीं दे सकते, लेकिन निश्चित रूप से आम नागरिक का संज्ञान इन चीज़ों का पूरा है। वो त्रुटियां देखता है कि नहीं, वो मुद्दे जो हम उठा रहे देखता है कि नहीं, वो इतने सारे जो बोले एयरक्राफ्ट के बारे में वगैरह जो प्रश्न आ रहे हैं वो देखता है कि नहीं। वो अभी जूरी उस पर आउट है, आंकड़े उस पर आउट है। जी जी बिल्कुल, इसलिए मैं ये सवाल किया था क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का बयान आपको याद होगा, जो उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि मेरे रगों में अब गर्म सिंदूर बह रहा है, तो उस लिहाज से। और जबकि अभी इंडोनेशिया की खबर आपको आई होगी, इंडोनेशिया में अपने ही देश वहाँ पे जो नेवल अटाचे जो उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया है, वो आपने देखी होगी खबर, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि शुरुआती यानी 6 और 7 की दरमियानी रात जो हमने हमला किया उसमें हमने कई विमान खोए। ये वहाँ पर भी ये बात कही गई है, जिससे कुछ चीज़ें, और उसमें ये भी कहा गया कि दिल्ली से प्रॉपर जो हम लोगों को गाइडेंस मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, इस कारण ऐसा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आप अगर ध्यान से देखें, इनसे बहुत बड़े अफसर ही तो कैपिटल लेवल के हैं, जिनको कर्नल लेवल कहा था आर्मी में। लेकिन CDS जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पूरे तीनों के हैं, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हमारा खामियाजा हुआ, लेकिन कितना उस पर जाने की जरूरत नहीं, आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये आपको याद है चौहान साहब का स्टेटमेंट? जी जी, अनिल चौहान जी का। जी, उसके बाद काफी दिन पहले उसके बाद इनका स्टेटमेंट है। तो क्षति हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है, उस पर कोई हमको वो एम्बेरस होने की बात नहीं है। आप इस पर डिस्कशन इसलिए तो मांग रहे हैं पार्लियामेंट का सेशन। आप इसमें बताना क्यों नहीं चाहते, छुपाने क्यों नहीं चाहते, कारण क्यों बताना चाहते हैं, आगे के लिए इसमें सुधार क्यों नहीं करना चाहते? हम थोड़ी कह रहे हैं कि वॉर में आप एक भी नहीं कुछ लूज करोगे, लेकिन इसीलिए बार बार हम मांग रहे हैं इस पर एक डिस्कशन, एक पारदर्शिता, और इसी को बार बार छुपा रही है। पहला वक्तव्य आया कि साहब ये हुआ था लेकिन आवश्यक नहीं है जानना कितना हुआ, आवश्यक कुछ और चीज है। ये चौहान साहब का इसके स्टेटमेंट आया, इसके तुरंत बाद आया सरकार का स्टेटमेंट कि ही हैज बीन मिसकोटेड, मिसअंडरस्टूड। उन्होंने कहा वो आवश्यक थी, सरकार ने क्लैरिफाई किया इस बात जी, लेकिन तथ्य अभी तक नहीं दिए कोई भी। यही दिक्कत है। और यहाँ भी ये रिपोर्ट बार बार आ रही है, सरकार इस आखिर क्या छिपाना चाहती है और क्यों छिपाना चाहती है सरकार जाने, लेकिन इसका कितना बेनिफिट, जो पहले सवाल आपसे पूछा था मैं कि इसका कितना बेनिफिट मिल सकता है, शायद इसके बेनिफिट को खोजने की कोशिश में होगी सरकार, इसलिए इसे छिपाना चाहती है। कर रहे हैं, बात सही है जी, शायद खोजने की कोशिश होगी, लेकिन ऐसी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सिंघवी साहब इस चर्चा के लिए, और लगातार हर 15वें दिन आपके साथ जुड़ते हैं हम, और बहुत सारी ऐसी तमाम मसलों पे बात करते हैं। फिर अगले 15 दिन बाद 15वें दिन फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद, जुड़े आप, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी साहब, जो लगातार हर फोर्टनाइटली हमारे साथ जुड़ते हैं और ऐसी तमाम घटनाक्रमों पे, ऐसे तमाम मसलों पे खुले तौर पर बिल्कुल खुलकर अपनी बात रखते हैं। एक अच्छे विचारक, एक अच्छे लेखक, एक अच्छे वकील, एक अच्छे राजनेता, और सारे गुण इसमें जब उनके विचारों को आप सुन रहे थे तो आपको झलक ही रहा होगा। तो ऐसी और भी बातें अभिषेक मनु सिंघवी साहब के इस कार्यक्रम के साथ, स्ट्रेट टॉक विद सिंघवी, इनके साथ आप अगले सप्ताह सुनेंगे, देखेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।